Hello everyone, I am Pramod Kumar. Welcomes all of you. So today we are going to study the next lecture of Introduction of Mechanical Vibration. अब मैकेनिकल वाइब्रेशन के हमने जो फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा मैकेनिकल वाइब्रेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, कॉज क्या हैं, वो सब हमने स्टडी किया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल वाइब्रेशन पे यूज़ होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन। सो लेट अस स्टार्ट। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो हम स्टडी करेंगे, उसमें सबसे पहला है आपका पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है कि द मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर एन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वाइब्रेशन जो है अपने आप को रिपीट कर रही है, वो आपका क्या है? पीरियोडिक मोशन। क्लियर? वाइब्रेशन क्या है? मोशन विच रिपीट इटसेल्फ, वो वाइब्रेशन है, बट अगर वो इक्वल इंटरवल के टाइम पे अपने आप को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है, तो पीरियोडिक मोशन है। टाइम पीरियड क्या है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल। जैसे हमारी ये कोई वाइब्रेशन हो रही है, सपोज इस सिनुसॉइडल वेव में है, और ये एक साइकिल इसकी यहाँ पे कंप्लीट हुई, ये वन साइकिल हुई। इस वन साइकिल को कंप्लीट करने में जो टाइम कंज्यूम हुआ वो हमारा क्या होगा? टाइम पीरियड। क्लियर? और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। क्लियर? ठीक। सिंपल हार्मोनिक मोशन। वाइब्रेशन में हम जितने भी अपनी मोशन की स्टडी करेंगे, सब ऑसिलेटरी मोशंस है, और हम उसको क्या मानते हैं कि वो सब सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है? और जनरली जो हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ये जनरली या तो हम उसे उस साइन वेव में यूज़ करते हैं, साइन फॉर्म में, या फिर हम कोसाइन फॉर्म में उसको यूज़ करेंगे। क्लियर? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन तो हम लोग जानते हैं क्या होता है कि किसी भी पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन होना। किसी भी पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो। सपोज ये हमारा एक पेंडुलम है, और ये पेंडुलम हमारा क्या है? इस इधर मूव किया, इस साइड तक आया, फिर हमने रिलीज़ किया, वापस ये इस डायरेक्शन में आया, और ये फिर इधर चला गया। क्लियर? तो हमारा क्या, ये जो पेंडुलम का बॉब है, क्लियर, ये हमारा इस मीन पोजीशन के अबाउट, इस पेंडुलम की मीन पोजीशन मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होती है? अब यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं कि व्हाट इज़ द मीन पोजीशन। देखिए मीन पोजीशन क्या होती है कि जब भी हम किसी बॉडी को, सिस्टम को क्रिएट करते हैं, ठीक, उसमें हमने मास लगा दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद वो किसी एक पर्टिकुलर रेस्ट में आके सिस्टम जो है रेस्ट में आता है। रेस्ट में आ गया मतलब उसके बाद अब जो फोर्सेस लग रही है, चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे जो भी फोर्सेस लग रही हैं, उन सब फोर्सेस को वो बैलेंस कर रहा है। बैलेंसिंग कंडीशन में वो जाके जहाँ पे वो रेस्ट पोजीशन में है, उस पोजीशन में बोल देते हैं इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन। अब इस पोजीशन के बाद जब वाइब्रेशन हमने फोर्स लगाया और वो वाइब्रेट हुई, क्लियर, तो वो उस मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेशन लेते हैं हम। क्लियर? तो कोई भी मोशन, हम पूरी वाइब्रेशन में किसी भी मोशन की स्टडी करेंगे, हम उस मीन पोजीशन के अबाउट ही उसकी स्टडी करेंगे। क्लियर? तो पेंडुलम हमारा क्या है? इस मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट हो रहा है, तो ये हमारा क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक। और हम कभी भी देखेंगे, जैसे आप ये पेंडुलम क्या है, जब हम इधर ले गए, इस तरफ लेकर जा रहे थे, इस तरफ, क्लियर, तो इसका जो बॉब है उसकी एक्सेलरेशन हमेशा मीन पॉइंट के अबाउट लगेगी। किसी को भी हम, किसी भी सिस्टम को हम डिस्प्लेस करेंगे उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मीन पोजीशन से, तो डिस्प्लेसमेंट किधर भी डायरेक्शन में हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, बस ये ध्यान देना हो, वो जो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है उसकी एक्सेलरेशन मीन पोजीशन के टुवर्ड्स लगती है। क्लियर? ये हमारा क्या हो जाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन को जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं x इक्वल टू a, कोई एक एम्पलीट्यूड होगा, ठीक, मैग्नीट्यूड एक्स ए साइन ओमेगा टी। जनरली पूरी वाइब्रेशन में आपको ऐसे मिलेगा कि हमने एक मोशन लिया है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको रिप्रेजेंट करें ए साइन ओमेगा टी से, या फिर ए कॉस ओमेगा टी से। क्लियर? ए इसका क्या होता है? एम्पलीट्यूड होता है, जो भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। ए उसका मैग्नीट्यूड है, साइनसोइडल फॉर्म में मोशन हो रही है। ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, टी उसका टाइम पीरियड है, मतलब टाइम है कि कितने टाइम से वो मूव कर रहा है। क्लियर? ये हो गया हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। फेज डिफरेंस। नाउ व्हाट इज फेज डिफरेंस? सपोज हमारे पास मोशन है x1, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी
सपोज ये है पाई, क्लियर, ये पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी। x2 सपोज है a2 साइन ओमेगा टी, सपोज ये है पाई बाई 2। अब अगर आप देखें दोनों के बीच में एंगुलर डिफरेंस कितना है, पाई और पाई बाई 2, क्लियर। ये जो हमारा a1 में पहला जो x1 है ये हमारा a1 मैग्नीट्यूड पे है, और पाई जो है उसका एंगुलर उसमें है, a2 जो है उसके a2 दूसरा जो मोशन हमारा x2 है उसका a2 मैग्नीट्यूड है, और इसमें पाई बाई 2 है। दोनों में अगर आप देखें दोनों का जो एंगुलर डिफरेंस है वो पाई बाई 2 है, क्लियर। दोनों का एंगुलर डिफरेंस क्या है, पाई बाई 2। इसी एंगुलर डिफरेंस को हम बोलते हैं फेज डिफरेंस या फिर फेज एंगल, ठीक है। इट इज़ द एंगुलर डिफरेंस बिटवीन टू रोटेटिंग वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये तो हो जाता है हमारा फेज डिफरेंस। अब पूरी वाइब्रेशन में आगे जाके फर्दर सेकंड यूनिट थर्ड यूनिट में जाके पढ़ेंगे, हमें फेज एंगल्स निकालने होते हैं। फेज एंगल ये रिप्रेजेंट करता है कि दो मोशन, अगर एक ही सिस्टम में दो मोशंस हो रही हैं, तीन मोशंस हो रही हैं, उनका आपस में फेज डिफरेंस क्या है। क्योंकि फेज डिफरेंस देखना इसलिए ज़रूरी होता है, उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें देखते हैं बीट फिनोमेनास मिल जाते हैं, और इंटरफ्रेंस होता है कि उनका मैग्नीट्यूड कितना इंक्रीज़ करेगा। अगर वो मोशंस के सारे एम्पलीट्यूड एडिशन में आ जाए तो उनका मैग्नीट्यूड कितना बढ़ जाएगा। ये सब चीज़ें हमारी क्या होती है, फेज डिफरेंस की इंपॉर्टेंस में आ जाती है। नाउ व्हाट इज द एम्पलीट्यूड। किसी भी बॉडी का, वाइब्रेटिंग बॉडी की उसकी मीन पोजीशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। कि सपोज ये पेंडुलम जो था मैक्सिमम यहीं तक डिस्प्लेस कर सकता है, इसके आगे नहीं गया, तो इसकी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये थीटा, उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल होगा, जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो उसका क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जनरली अगर हम इसको वेव फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा इस तरह से, अगर इसकी वेव फॉर्म जा रही है तो ये जो होगा इसका मैक्सिमम एम्पली डिस्प्लेसमेंट होगा। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड, क्लियर। अब हम आ जाते हैं फ्री वाइब्रेशन एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे। नाउ नेक्स्ट इज द फ्री वाइब्रेशन एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। द वाइब्रेशन ऑफ ए सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स ऑन इलास्टिक प्रॉपर्टी। कोई भी सिस्टम अगर अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ के कारण वाइब्रेट कर रहा है और एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रही है, तब उसको बोल देते हैं फ्री वाइब्रेशन। अब जैसे फ्री वाइब्रेशन में हम बात करते हैं इस पेंडुलम की। पेंडुलम पे देखें, ये पेंडुलम मैंने इसको डिस्प्लेस किया यहाँ पे, मैं इसको हाथ से पकड़ के लाया हूँ, मैंने अपना हाथ से, ठीक है, इसको पकड़ा, इसको मैंने अपने हाथ से पकड़ा और यहाँ पे लेके आया। यहाँ पे लाने के बाद मैंने अपना हाथ यहाँ इस पोजीशन में मैंने अपना हाथ छोड़ दिया। जैसे मैं अपने हाथ से छोड़ूंगा ये बॉब जो है इधर को मोशन करना स्टार्ट कर देगा, इस डायरेक्शन में, मीन पोजीशन की तरफ, क्लियर। तो ये पेंडुलम का जो बॉब है ये अपना मीन पोजीशन की तरफ आएगा, लेकिन ये अपनी इस पोजीशन पे रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जब ये इस पर्टिकुलर हाइट तक मैं लेके आया था अपने हाथ से पकड़ के, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और जैसे ही मैंने छोड़ा ये पोटेंशियल एनर्जी के कारण ये क्या है, अपनी इसकी तरफ मूव करने लगा, मीन पोजीशन की तरफ, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे इसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी कि यहाँ पे स्टॉप नहीं करेगा, ये यहाँ से आगे चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जब मैं इसको इस पर्टिकुलर हाइट तक लेकर आया और अपना हाथ छोड़ दिया, हाथ से पकड़ के लाया, इट मीन्स मैं अपना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ ना उसके ऊपर। जब मैंने अपने उस एक्सटर्नल हाथ से जो फोर्स लगा रहा था मैंने उसको छोड़ा, तो वापस क्या हुआ, वहाँ से रिलीज़ हुआ, और वो अपनी इलास्टिक नेचर के कारण क्या किया, इलास्टिक नेचर मतलब कि उसमें मासेस हैं, इलास्टिसिटी है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट उस पर आ रहा है, तो उन सब के कारण क्या वो अपना वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया मीन पोजीशन के अबाउट। ये होता है हमारा फ्री वाइब्रेशन। तो किसी भी बॉडी पर हम फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद छोड़ दें, तो छोड़ने के बाद जो वाइब्रेशन हो रहा है वो होता है हमारा फ्री वाइब्रेशन। छोड़ने के बाद जो वाइब्रेशन हुआ वो क्या हुआ, हमारा फ्री वाइब्रेशन। और फ्री वाइब्रेशन जिस फ्रीक्वेंसी से होता है उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फ्री वाइब्रेशन किसके कारण हो रहा है, नेचर के कारण हो रहा है, उस बॉडी का जो इलास्टिक नेचर है उसके कारण वो वाइब्रेशन हो रहा है, इसलिए हम इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्लियर। अब हम बात करते हैं फोर्स वाइब्रेशन की। फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है, देखिए फोर्स वाइब्रेशन हमारा क्या होता है कि मैं इस पेंडुलम को मैंने पकड़ा और यहाँ लेके आया,
अब मैंने इसको छोड़ा नहीं, मैं अपने हाथ से पकड़ा हुआ फिर यहाँ लाया, फिर यहाँ ले गया। मैंने हाथ से इसको पकड़ा हुआ है और मैं अपने हाथ से पकड़े पकड़े, जैसे मैंने ये है इस पोजीशन में है, मैं अपने हाथ से पकड़े पकड़े इसको ऐसे हिला रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, मैं कंटिन्यूस इस पर एक फोर्स लगा रहा हूँ, जिसके कारण इसमें क्या हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है। क्लियर? ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, ये मैं फोर्स लगाता जा रहा हूँ, ये हमारी क्या हो रही है, वाइब्रेशन। और कौन सी हो रही है, फोर्स वाइब्रेशन हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि इस पर कंटिन्यूस फोर्स लगा रहा हूँ। अगर किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स कंटिन्यूस लगता है तो उसको हम बोल देते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। क्लियर? द वाइब्रेशन विच द सिस्टम एग्जीक्यूट अंडर एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, तो वो जाता है हमारा फोर्स्ड वाइब्रेशन। नाउ डैम्पिंग, इट इज़ अ रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ अ बॉडी। डैम्पिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर हमें किसी भी सिस्टम की वाइब्रेशन को मिनिमाइज करना है, एब्जॉर्ब करना है, तो हमें डैम्पर की ज़रूरत पड़ती है। डैम्पर हम सिस्टम में लगाते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो मैकेनिकल सिस्टम को डिस्कस किया था, उसमें हमने देखा था कि मैकेनिकल वाइब्रेटिंग सिस्टम में 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। मास, इलास्टिसिटी मतलब स्टिफनेस आ जाती है, और क्या आ जाता है, डैम्पर। डैम्पर का रोल क्या होता है, वाइब्रेशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। ठीक, तो डैम्पिंग इज द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बॉडी। क्लियर? अब डैम्पिंग देखिए होती क्या, डैम्पिंग कुछ नहीं होती है, हमारा क्या होता है, जैसे मैं बात करूं, हम पेंडुलम का ही एग्जांपल लेते हैं, तो पेंडुलम इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल, जो जनरली हम पेंडुलम का एग्जांपल ले रहे हैं। ये पेंडुलम है, मैं इसको यहाँ पे लेके आया, मैंने इस पर्टिकुलर हेड छोड़ दिया, तो इस छोड़ने में इसमें फ्री वाइब्रेशन होगा, ये अपना वाइब्रेट कर रहा है, और कुछ टाइम बाद ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते करते कुछ टाइम बाद ये अपनी मेन पोजीशन के बाद आके रेस्ट में आ जाता है। ठीक, अभी इसमें रेजिस्टेंस कहाँ से मिल रहा है, क्यों रेस्ट में आ रहा है, क्योंकि इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है एयर से। तो एयर भी एक डैम्पिंग मीडियम ही प्रोवाइड करती है। ठीक, बट ये क्या है, एक तरह से फ्री वाइब्रेशन हो रही है, अनडैम्प्ड सिस्टम है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल बहुत एयर की डैम्पिंग, जो फ्री एयर है, ठीक, तो फ्री एयर से जो डैम्पिंग लग रही है जनरली वो नेग्लिजिबल ही होती है, क्योंकि बहुत टाइम टेकन होता है उसको रेस्ट में आने के लिए। अब सपोज मैं इसी पेंडुलम को एक लिक्विड मीडियम में पुटअप कर दूँ, मैंने क्या किया, इसको एक लिक्विड मीडियम में पुटअप कर दिया। अब मैं इस पेंडुलम को यहाँ हाइट तक ले गया, छोड़ा, तो मैं छोड़ते ही देखता हूँ क्या ये यहाँ से आया, यहाँ आया, तुरंत यहाँ पे आके रेस्ट में आ गया। 2-3 ऑसिलेशन के बाद क्या आ जाता है, ये रेस्ट में आ जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये जो है विस्कस मीडियम, ये जो आपका विस्कस मीडियम है, ये इसको डैम्पिंग प्रोवाइड कर रहा है। डैम्पिंग क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो डैम्पिंग इज द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो हम पूरी वाइब्रेशन में एक सिंबल यूज़ करेंगे इस तरीके से। ये क्या है, हमारा सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट का एक सिंबल है, और इसको हम बोल देते हैं डैम्पर। इसको हम क्या बोलते हैं, डैम्पर। तो जहाँ पर भी ये लगा होगा, इट मीन्स क्या है, वो डैम्पिंग सिस्टम है, वहाँ पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए इसको लगाया गया है। तो ये होता है हमारा डैम्पिंग। क्लियर? नाउ व्हाट इज द रेजोनेंस। देखिए ये मेरा एक मैकेनिकल सिस्टम है, वाइब्रेटिंग सिस्टम है, जिसमें एक मास है, एक स्प्रिंग स्टिफनेस है, और ये हमारा एक डैम्पर लगा जिसका डैम्पिंग कोएफिशिएंट C है। अब इस पर मैंने एक फोर्स लगाया है F। सपोज वो फोर्स है F0, एक इसका मैग्नीट्यूड साइन ओमेगा T। क्लियर? ये फोर्स लग रहा है। सपोज इस मैकेनिकल सिस्टम में मास की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी सपोज वो है ओमेगा है। इस सिस्टम की जो स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा n। अगर ये जो फोर्स लग रहा है F सिस्टम पे, उसकी ये जो नेचुरल, उस फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और वो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा n के इक्वल हो जाए, तो हमारा रेजोनेंस की कंडीशन आ जाती है। और रेजोनेंस की कंडीशन बहुत ही हार्मफुल कंडीशन होती है, क्योंकि इस कंडीशन में सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, डैमेज हो सकता है, कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, और अगर क्या है कि लाइफ लॉस या फिर प्रॉपर्टी लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो व्हेन द फोर्स फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा। व्हाट इज फोर्स फ्रीक्वेंसी, ओमेगा। ये जो फोर्स लग रहा है किस फ्रीक्वेंसी से लग रहा है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से। ठीक, ये किसका इक्वल हो जाए, सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाए, ओमेगा n। जब हमारी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी और फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस। क्लियर? तो ये होता है हमारा रेजोनेंस। नाउ नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। इंपॉर्टेंट टर्म है डिग्री ऑफ फ्रीडम।
देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लगभग जहाँ पर भी मोशन है हम हर जगह पे पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मैकेनिक्स में पढ़ा हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, आप थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो हम वाइब्रेशन में पढ़ते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है कि देखिए कोई भी सिस्टम जो हमारा वाइब्रेट कर रहा है, इसी सिस्टम की बात करते हैं, इसका K1 M1, ठीक है, इसको हमने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया, सपोज x1 x डिस्प्लेस किया x1, ये डिस्प्लेस होकर यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस सिस्टम की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए किस पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ ये x1, तो सिर्फ एक x1 ही काफ़ी है जो हमें ये बता दे कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से इस पोजीशन पे है। इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस होने के बाद अब सिस्टम किस पोजीशन, सिस्टम का हर एक पार्ट किस पोजीशन में है, वो x1 डिस्प्लेस हुआ, तो x1 सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि उस x1 सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, किस पोजीशन में है। क्लियर। अगर सिर्फ एक ही पैरामीटर, इंडिपेंडेंट पैरामीटर, वो पैरामीटर किसी और पे डिपेंड ना करता हो, वो पैरामीटर किसी और पैरामीटर पे डिपेंड ना करे, एक इंडिपेंडेंट पैरामीटर सफिशिएंट है हमारे सिस्टम के हर एक पार्ट्स की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, तो वो होता है हमारा सिंगल डिग्री फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स required to determine completely the position of all parts of a system at any instant of time, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है तो सिंगल डिग्री है, 2 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स है 2 डिग्री है, 3 है तो 3 डिग्री है, 4 है 4, 5 है 5। क्लियर। अब आप लोग ये मत कंफ्यूज होना कि हमारे पास 3 ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो हमारा 5 डिग्री कैसे हो गया, ठीक है ना। तो देखिए वो इसलिए कि ये सब, अब हम इस एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा, ये सेकंड फिगर पे इससे समझते हैं कि सपोज ये x डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ x1 और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ x2, दोनों ही किस डायरेक्शन में हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सिस्टम का हो रहा है, लेकिन अलग सिस्टम के अलग अलग मासेस का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है। सिस्टम के जितने मास लगे हैं सबका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस सिस्टम में 2 मास लगे हैं m1 और m2। अब m1 का डिस्प्लेसमेंट x1 है, m2 का डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो अगर m1 का डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ, m2 का x2 हुआ, तो सिर्फ x1 और x2 दोनों ही हमें रिक्वायर्ड होते हैं उस पूरे सिस्टम के पार्ट्स की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। तो ये कितना हो गया, 2 डिग्री का सिस्टम हो गया, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। हम डिग्री ऑफ फ्रीडम शॉर्ट टर्म में लिख देते हैं DOF। क्लियर। अब इस तरह से देखा इसमें 3 मासेस हैं m1, m2, m3, तो जनरली हम ये मानते हैं कि जितने मासेस हैं उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 3 मासेस 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 4 मासेस 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप लोगों को क्लियर होगा। सिमिलरली अगर आप देखें पेंडुलम में ये एक ही मास है, ठीक, ये डिस्प्लेस हुआ, सिर्फ थीटा एंगल सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि इसकी पोजीशन क्या है, तो ये क्या हो गया, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब इसमें 2 मासेस लगे थे, एक मास ये और एक मास ये, और दोनों का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक का θ1 है और एक का वर्टिकल से θ1, इसका वर्टिकल से θ2। तो 2 एंगल चाहिए हमें θ1 और θ2 इस सिस्टम की कन्फिग्रेशन को बताने के लिए, तो ये कितना हो गया, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। क्लियर। तो हमें ये क्या हो गया, 2 डिग्री फ्रीडम सिस्टम हो गया। तो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू डिफाइन द पोजीशन ऑफ द all parts of the system. Okay, now next is the continuous and discrete system. continuous को हम distributed भी बोलते हैं और discrete को हम lump system भी बोलते हैं, ठीक। अगर किसी भी सिस्टम का इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, किसी भी सिस्टम की इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट सिस्टम। जैसे हमारा कैंटिलीवर, ये हमारा कैंटिलीवर है। अब हम देखिए कैंटिलीवर के हर एक पॉइंट का अलग अलग मासेस है। अब इस कैंटिलीवर पे जब हम फोर्स लगाएं, सपोज हमने ये फोर्स लगाया, तो उसके कारण ये डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया है। अब अगर आपके देखिए इसके हर एक पार्ट का एंगल अलग होगा, सपोज इसका एंगल क्या है, θ1 है, इस पॉइंट का एंगल सपोज θ2 है, इस पार्ट का एंगल θ3 है,
इसका एंगल थीटा 4 है, तो हर एक पॉइंट का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके मेन पोजीशन से वो अलग अलग है। तो ये क्या है, एक तरह से इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि एक कैंटिलीवर की लेंथ में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट हर पॉइंट का अलग अलग मास होगा, तो उसका क्या होगा, वो इनफाइनाइट डिग्री होगा। तो मैकेनिकल सिस्टम विच हैव इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम आर नोन एज कंटिन्यूअस सिस्टम, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि हर पॉइंट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। या डिस्क्रीट एंड लम्प सिस्टम, अगर हम ये माने कि सारा का सारा मास एक ही जगह पे लग रहा है, एक ही, अगर हम माने कि कैंटिलीवर का पूरा मास एक ही है, अलग अलग मास नहीं है और अलग डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उसको क्या मानेंगे हम, क्या है ये, डिस्क्रीट सिस्टम और लम्प सिस्टम है। उस केस में उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, फाइनाइट होगा, मतलब 1 2 3 4 5 समथिंग होगा, ठीक। तो वो जगह हमारा डिस्क्रीट और लम्प सिस्टम। जैसे हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम, पेंडुलम सिस्टम, हम इसमें मानते हैं कि हमारा क्या है, डिस्क्रीट और लम्प सिस्टम है। क्लासिफिकेशन ऑफ वाइब्रेशन, जनरली वाइब्रेशन सिस्टम को हम 6 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन, फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन। दूसरा है हमारा डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड। थर्ड वन इज द स्टेडी एंड ट्रांजिएंट। फोर्थ वन इज द लीनियर एंड नॉन लीनियर। फिर डिटरमिनिस्टिक एंड रैंडम। देन लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड टॉर्शनल वाइब्रेशन। इसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। फ्री एंड फोर्स, फ्री एंड फोर्स जस्ट अभी हमने देखा कि फ्री क्या है, जब सिस्टम पे हमने फोर्स लगाया और फोर्स को छोड़ दिया, छोड़ने के बाद जो वाइब्रेशन हो रही है वो हमारी फ्री वाइब्रेशन है। लेकिन अगर फोर्स को कंटिन्यूसली लगा के रख रहे हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी, फोर्स वाइब्रेशन हो जाएगी। क्लियर। डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड क्या होता है, अगर किसी भी सिस्टम में डैम्पर लगाया, जैसे सपोज ये है मेरा स्प्रिंग और ये है मास, इसमें कोई डैम्पर नहीं है, तो ये है मेरा अनडैम्प्ड। अनडैम्प्ड मतलब इसको रेजिस्टेंस टू मोशन नहीं मिल रहा है, वो नेचर के कारण मिल रहा है एयर से, अदरवाइज इसको नहीं मिल रहा है, ठीक। दूसरा, अगर मैंने इसमें ये लगा दिया डैम्पर इस स्प्रिंग मास सिस्टम में, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डैम्प सिस्टम के एक डैम्पर लगा। अगर हम कोई भी विस्कस मीडियम या कोई भी एक्सटर्नल मीडियम इसमें फिट कर रहे हैं जो उसकी वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है उसके मोशन को, तो हम बोल देते हैं उसको डैम्प सिस्टम। तो एक हो गया हमारा फ्री एंड फोर्स, दूसरा हो गया हमारा डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड सिस्टम। फिर होता है हमारा स्टेडी एंड ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। देखिए स्टेडी एंड ट्रांजिएंट वाइब्रेशन में क्या होता है कि सपोज हमारा ये वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन गया 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 चलता गया और कुछ टाइम बाद ये क्या हो गया, फ्रीज हो गया। कुछ टाइम बाद क्या हो गया, ये डाई आउट हो गया वाइब्रेशन। तो सपोज ये टाइम की स्केल थी, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट की स्केल थी। अगर पर्टिकुलर कुछ फाइनाइट टाइम के बाद, पर्टिकुलर टाइम के बाद वाइब्रेशन ख़त्म हो जाती है, नील हो जाती है, नेग्लिजिबल हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट वाइब्रेशन। तो ट्रांजिएंट टर्म जहाँ भी आए आप बस ये समझिए कि वो टाइम डिपेंडेंट है। क्लियर। स्टेडी स्टेट क्या होता है, स्टेडी वाइब्रेशन क्या होती है कि वो टाइम पे डिपेंड नहीं करते, वो इनफाइनाइट टाइम पे जाके रेस्ट में आएगा, चलती जाएगी, ऐसे चलती जाएगी और इनफाइनाइट टाइम पे जाके वो रेस्ट में आएगी। तो ये हो जाता है हमारा स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन। ये क्या हो जाता है हमारा स्टेडी स्टेट। नाउ लीनियर एंड नॉन लीनियर वाइब्रेशन, लीनियर एंड नॉन लीनियर वाइब्रेशन। देखिए लीनियर क्या है, लीनियर जो है हमारा, सपोज ये मेरा एक स्प्रिंग मास है, मैं इसको डिस्प्लेस किया हूँ बहुत नीचे तक, खींचता गया खींच के मैं इसको यहाँ नीचे तक ले आया। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा, फोर्स को हटाऊंगा, तो हमारी फ्री वाइब्रेशन होगी। बट ये मास जो है मेरा कैसे जाएगा, ऐसे लहराते लहराते वापस जाएगा, हिलते हुए। ठीक है, मैं क्या किया, इस पोजीशन से मैं इसको नीचे लेके आया, मास को नीचे लेके आया, मैंने छोड़ा, जैसे मैं छोड़ूंगा तो ऐसे ऐसे वापस जाएगा ये। ठीक, ये क्या मेरा नॉन लीनियर मोशन, लीनियर मोशन नहीं है। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आऊँ और छोड़ूँ तो ये ऐसे सीधा वापस जाएगा, एक इसी एक्सिस के बाद वापस चला जाएगा। ये है मेरी लीनियर वाइब्रेशन। तो नॉन लीनियर और लीनियर वाइब्रेशन क्या है, लीनियर में क्या होता है, वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पर रिस्पॉन्स करता है। नॉन लीनियर में हमारा अगर हमने डिस्प्लेस ज़्यादा कर दिया है तो क्या होगा, एकदम से क्या है, जिग जैग पाथ को फॉलो करते हुए अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ये क्या जाता है हमारा नॉन लीनियर वाइब्रेशन। तो हमारी पूरी की पूरी वाइब्रेशन में हम लोग लीनियर मोशन की ही स्टडी करेंगे। नॉन लीनियर मोशन की जो स्टडी थोड़ा टफ होती है, इसलिए हम यहाँ पे आपके सिलेबस में सिर्फ क्या है, लीनियर तक ही हम स्कोप में हमारे। फिर आ जाता है हमारा डिटरमिनिस्टिक एंड रैंडम वाइब्रेशन। डिटरमिनिस्टिक वाइब्रेशन क्या होती है कि जो वाइब्रेशन को हम
एक पर्टिकुलर टाइम पे ये पता कर ले कि हाँ इसका एम्पलीट्यूड इतना है, मैग्नीट्यूड इतना है, वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें पता चल जाए इसके पैरामीटर्स, वो हमारी डिटरमिनिस्टिक वाइब्रेशन। सपोज जैसे हमारा मोशन ऐसे हो रहा है, हम देख सकते हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे इसका इस पॉइंट पे इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, इसको हम पता कर सकते हैं। तो ये हमारी डिटरमिनिस्टिक वाइब्रेशन है। बट रैंडम में क्या होता है, रैंडम वाइब्रेशन हमारी इस तरह से होती है, ऐसे कहीं कुछ पता नहीं चलता कहाँ जा रही है। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें क्या उसका डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड है, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, रैंडम, और ये क्या हो जाती है हमारी डिटरमिनिस्टिक। क्लियर? तो डिटरमिनिस्टिक एंड रैंडम वाइब्रेशन। नाउ लास्ट वन इज द लॉन्गिट्यूडनल, टॉर्शनल एंड ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। देखिए सपोज लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन क्या होता है कि ये मेरा एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, ये हमारा एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, और जब ये स्प्रिंग को मास को मैंने नीचे की तरफ लेके आया तो ये इसी एक्सिस को फॉलो कर रही है मास, और ये वापस भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, मतलब इस तरह से इसी एक्सिस की डायरेक्शन में इसका मोशन हो रहा है। जब मोशन जो है उसी एक्सिस के पैरेलल या उसी एक्सिस की लाइन में ही हो रहा है, तो उसी की एक्सिस की लाइन में हो रहा है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, ठीक। बट सपोज ये मेरा पेंडुलम है, मैंने इसको इधर डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। जब मैंने इसको इधर डिस्प्लेस किया तो हम देखते हैं हमने एक्सिस को डिस्प्लेस कर दिया। ओरिजिनल एक्सिस ये थी, अब एक्सिस ये है, एक्सिस को हमने एंगुलरली शिफ्ट कर दिया, एक्सिस को एंगुलरली शिफ्ट किया है, ठीक है। तो ये हमारी क्या ट्रांसवर्स वाइब्रेशन है। जनरली जितनी हमारी बीम्स होती है, सपोज ये कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर मेरी डिस्प्लेस होकर ऐसे आएगी, क्लियर। तो क्या हुआ, हमारा कैंटिलीवर के पहले एक्सिस ऐसे था, अब इसका एक्सिस ऐसे है, एक्सिस को मैंने डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब जब एक्सिस डिस्प्लेस हो गया, हमारी ट्रांसवर्स वाइब्रेशन हो गई। फिर आता है हमारा टॉर्शनल वाइब्रेशन। टॉर्शनल वाइब्रेशन हमारा जहाँ पे शाफ्ट लगी होती है वहाँ पे टॉर्शनल वाइब्रेशन होता है। सपोज ये एक शाफ्ट लगी है और इसके नीचे एक पुली लगी हुई है या डिस्क लगी है, क्लियर। तो इसको हमने क्या ऐसे रोटेशन दे दिया, इसको हमने क्या क्या रोटेट कर दिया। तो ये शाफ्ट मेरी क्या होगी, सपोज ये हमने यहाँ शाफ्ट को पकड़ा, उसके नीचे ये लगा है डिस्क, इस डिस्क को मैं ऐसे रोटेशन दे रहा हूँ, तो ये शाफ्ट भी तो मेरी ट्विस्ट होगी, शाफ्ट भी क्या होगी, ट्विस्ट होगी, या डिस्क भी मेरी रोटेट करेगी। हाँ, अगर हमने यहाँ शाफ्ट को यहाँ पे बेयरिंग में फिक्स किया, यहाँ पे बेयरिंग से फिक्स है, शाफ्ट रोटेट हो रही है, ट्विस्ट नहीं हो रही, तब शाफ्ट क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, हमारा डिस्क भी क्या रोटेट हो रहा है, क्लियर। तो इस टाइप के रोटेशनल में एक्सिस देखिए, एक्सिस उसी पोजीशन पे है, एक्सिस ऐसे रोटेट कर रही है बस अपनी उसी पोजीशन पे, क्लियर। तो ये मेरा टॉर्शनल वाइब्रेशन है। अगर मेरी एक्सिस ऐसे चले जाए तो ये ट्रांसवर्स, एक्सिस ऐसे ऐसे आए लॉन्गिट्यूडनल, ठीक। तो ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, ये क्या है, ट्रांसवर्स, और ये क्या है, रोटेशन। ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, ये रोटेशन, टॉर्शनल वाइब्रेशन। तो ये क्या होगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स एंड टॉर्शनल वाइब्रेशन। जनरली हमारी कोई वाइब्रेशन होती है उनमें ये 6 पैरामीटर उसमें इंक्लूड होते ही होते हैं, 6 में से कोई, ठीक है। जैसे हम बात करें इस स्प्रिंग मास की, मैं इसको एक पर्टिकुलर थोड़ा डिस्प्लेसमेंट किया, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो लीनियर वाइब्रेशन मिलती है, ध्यान दीजिए, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लीनियर वाइब्रेशन, लार्ज डिस्प्लेसमेंट नॉन लीनियर वाइब्रेशन। तो पूरी की पूरी वाइब्रेशन में हम एक एजम्पशन लेके चलते हैं कि वाइब्रेशन का जो डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल है। आप कोई न्यूमेरिकल करेंगे तो वहाँ भी लिखा होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, कोई आर्टिकल पढ़ेंगे उसमें लिखा होता है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। क्यों लिख रही है, ताकि हमें लीनियर मोशन मिले, और लीनियर मोशन की हम एनालिसिस ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने इस मास को स्मॉल डिस्प्लेस किया एक्स और छोड़ दिया, मास यहाँ तक नीचे आया और छोड़ दिया। छोड़ने पे क्या होगा, स्मॉल क्यों किया, ताकि लीनियर मिले, छोड़ दिया, उसके बाद जो वाइब्रेशन होगी फ्री होगी, क्लियर, ठीक है। किस टाइप की हो रही है, इसी एक्सिस की बात हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल है ये, क्लियर है। ईजिली हमें इस टाइप के वाइब्रेशन में जब हमें लीनियर पैटर्न नहीं मिला तो हमें क्या ये एक तरह से क्या मिलता है, डिटरमिनिस्टिक वाइब्रेशन मिल जाती है, डिटरमिनिस्टिक वाइब्रेशन मिलती है, हम पता कर सकते हैं। और कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये रेस्ट में आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रांसफर्स हो जाता है, ठीक है। डैम्पर नहीं लगा है तो ये हमारा एनडैम्प्ड है। तो हम देखते तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे 6 के 6 वाइब्रेशंस जो हैं किसी न किसी सिस्टम में वो होते ही होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाए वही हमारी
वाइब्रेशन सिस्टम की क्लासिफिकेशन। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को थोड़ा डिटेल में। तो नेक्स्ट लेक्चर के आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जनरली वाइब्रेशन में क्या हो रहा है, सिस्टम में 2-3 मासिस 4 मासिस कई मासिस लगे होते हैं, सबका अलग अलग वाइब्रेशन हो रहा है, सबका अलग अलग मोशंस हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी मोशंस आपस में कॉन्साइड कर जाएं और बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड पे वो सिस्टम और ज़्यादा वायलेंटली वाइब्रेट करने लगे। तो इसलिए हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस के एडिशन को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एडिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर? सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।